नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और हर हफ्ते हम एक नए फंड मैनेजर से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फ़ंड की स्थिति क्या है और मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो आज हम जिससे बात करेंगे वो है यूनियन मल्टी कैप फंड और यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के को हेड इक्विटी के संजय बिंबलकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बाजार का ये दौर बड़ा मुश्किल भरा है, बहुत थोड़ा सा टफ टाइम है, क्योंकि दुनिया भर के बाज़ारों में एक बहुत ही अनसर्टेनिटी है और बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। तो प्रिडिक्शन बड़ा मुश्किल हो पाता है कि रुख क्या होगा, बाज़ार का डायरेक्शन लेस रहता है समटाइम्स, कभी कभी। ऐसे में बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड के निवेशक होते हैं या पोटेंशियल निवेशक होते हैं, वो उनको डर लगता है कि अभी एंट्री करें कि ना करें, कैसे करें। और कई बार ये भी देखने को पड़ता है कि लोग अपनी SIP रोक भी देते हैं। तो इस माहौल में जब एक फंड मैनेजर से हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं या निवेशक जानने की कोशिश करते हैं कि बाज़ार को आप इस समय किस नज़रिए से देख रहे हैं और आपकी धड़कन कैसी रहती है। तो पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो बाज़ार की तस्वीर है वो आपको कैसी दिख रही है। जी, बहुत धन्यवाद हमें आपके कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। आज का जो बाजार है उसको हम थोड़ा पीछे जाके एक दशक 2 दशक के हिसाब से यदि देखें तो लास्ट दशक में आपने देखा रहेगा कि मार्केट ने बहुत सारे चढ़ाव उतार देखे हुए हैं। ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू GST, demonetization, lot of framework has been happened. Government wants us to make India as a manufacturing powerhouse, right? तो आगे जाके हमें ये लगता है कि इंडिया की परिस्थिति आज जो लास्ट दशक में इंडिया ने जो किया है उस हिसाब से बहुत मजबूत स्थिति में इंडिया आज है। IMF ने ये बताया है कि वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ऑल्सो 9th फास्टेस्ट इकोनॉमी एट द सेम टाइम। सो हमारी रफ्तार भी बहुत तेज है। तो हमें लगता है कि वी आर एट अ स्टेज ऑफ अ साइक्लिकल टर्न अराउंड एट द मोमेंट। हम लोग लास्ट बहुत सारे 3-4 दशकों का भी थोड़ा मुआवजा ले तो हमें ये पता चलेगा कि 1961 इंडिया वाज ऑलमोस्ट रिटन ऑफ बाय द वर्ल्ड एज सच कि यहाँ पे अभी फूड क्राइसिस होने वाली है। वहां से देखते हमें अब पता चलेगा कि 1977 ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गई, बाद में व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गई, IT रिवॉल्यूशन हो गई। तो हमें लगता है कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन के थ्रेशोल्ड पे आज खड़े हैं एंड आगे जाके इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की जो गवर्नमेंट की ये जो ट्राई चल रही है उसमें हमें लगता है कि इंडिया का एक ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर आगे आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो हम मार्केट को उस नजरिए से देख रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल के लिए इंडिया कैन बिकम अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड उस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ आगे जाके भी अच्छी रहेगी। अभी आप देखेंगे कि इंडिया का मार्केट लास्ट ईयर भी बहुत आउट परफॉर्म कर चुका है ग्लोबल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी, US और वर्ल्ड मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो इंडिया इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम, तो डबल डिजिट हाई सिंगल डिजिट प्रीमियम पे ट्रेड हुआ है। तो इसका मतलब आगे जाके ऐसा होता है फॉर निवेशकों के लिए खास करके दैट गोइंग अहेड वी हैव टू फोकस ऑन स्टॉक सिलेक्शन कि अर्निंग्स ग्रोथ, अर्निंग्स की जो डिलीवरी है, प्रॉफिट की जो डिलीवरी है उसमें से मार्केट की ग्रोथ को ज्यादा चालना मिल सकती है रादर देन पी री-रेटिंग और इवन प्रीमियम इंक्रीजिंग गोइंग अहेड। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें स्टॉक सिलेक्शन या फिर जो कंपनी फास्ट ग्रोथ करेंगे उस पर फोकस करना चाहिए, वो ज्यादातर के फायदा दिला सकती है गोइंग अहेड रादर देन ब्रॉडर मार्केट। अगले 3 से 5 साल का नजरिया देखें तो हमें लगता है कि डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ रेट शुड बी एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स। संजय जी, लेकिन एक सवाल ये उठता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मार्केट में ये पार्ट एंड पार्सल है कि ऊपर नीचे होते रहते, बड़े बड़े इवेंट्स होते रहते हैं, वो US का इवेंट हो या यूरोप को हो या इवन वॉर क्राइसिस हो। लेकिन बहुत सारे लोग जानना ये भी चाहते हैं कि मार्केट एक साइकिल्स में चलते हैं, वो साइकिल्स बड़े बड़े भी होते हैं, 5 साल 8 साल के भी साइकिल हो सकते हैं। हम लोग इस वक्त जिस जंक्चर पे खड़े हैं वो साइकिल का कौन सा प्लेस है जहाँ पे वो शुरुआत है, या हम लोग इस डाउन टर्न के पीक पे हैं कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं करेक्शन की, यहाँ से ऊपर जाए, तो उस साइकिल में हम लोग कहाँ पे हैं अभी? जी, तो जैसे मैंने कहा हम थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे हैं। हिस्टोरिकली भी इंडिया हैज ट्रेडेड एट अ प्रीमियम, तो ऐसा नहीं है कि प्रीमियम अपने लिए कुछ नया है। इंडिया बिकॉज इट इज अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी
हमेशा थोड़ा प्रीमियम डिजर्व करता रहा है एंड एफआईआईज एज वेल एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा उन्होंने प्रीमियम वैल्यूएशन दिया हुआ है। तो हमें लगता है कि आगे जाके वी आर एट अ साइक्लिकल रिकवरी प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकवरी इज एक्सपेक्टेड गोइंग अहेड। तो एज ऑफ नाउ इफ यू लुक एट लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 साल थोड़ा टाइम करेक्शन का रहा है। हमें पर्टिकुलरली इन लास्ट 1 ईयर 3 to 5% काइंड ऑफ रिटर्न ही मिले हैं, तो थोड़ा टाइम करेक्शन भी हो चुका है। तो आगे जाके 3 से 5 साल का आप थोड़ा टाइम होराइजन रखे तो हमें लगता है कि अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। हम एक अच्छे पड़ाव पे खड़े हैं जहां से इफ मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन कम्स इन इंडिया, एज एक्सपोर्ट ग्रोथ विल कम इन फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरिंग साइड, हमें लगता है कि अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल सकता है इन 3 to 5 years टाइम। तो ये जो नो रिटर्न या कहें पेन पीरियड, ये कितना लंबा हो सकता है? साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल? सॉरी, ये जो नो रिटर्न या पेन का दौर हो सकता है मार्केट के लिए, जैसे हो सकता है कि रिटर्न नहीं ना, एकदम फ्लैट सा मार्केट रहे, ऊपर नीचे होता रहे, तो ये दौर बहुत लंबा चलेगा, साल 2 साल चलेगा, कितना आपको लगता है? इसका एग्जैक्ट अनुमान लगाना वैसे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें लगता है जैसे ग्लोबल स्लोडाउन अभी आ चुका है ऑलरेडी। मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स आर सेइंग रिसेशन इज ऑलमोस्ट कमिंग थ्रू एंड रिलेटेड कमोडिटी प्राइसेस एक्सेट्रा भी कम हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में थोड़ा अनुमान लगाना ठीक रहेगा हमारे लिए कि ये और दौर कितना लंबा रह सकता है। लेकिन मैं एक बताना चाहूंगा कि जब ग्रोथ इतनी फास्ट हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो इसका कम प्रोबेबिलिटी रहेगा कि इंडिया विल बी इग्नोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और मार्केट में, फिर हम लोग मल्टी कैप फंड पे आते हैं। एक डिबेट चल रही है लोगों के बीच में कि जब ब्याज से ही हमको पैसा मिल सकता है 8-9% सेफली, तो हम शेयर बाज़ार में क्यों पैसा लगाएं? क्योंकि अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि पाइवट कहाँ पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे जाके रुक जाएंगे, टर्मिनेट कहाँ पे होंगे, और फिर वो कितने लंबे तक सस्टेन करेंगे ना। जैसे यूएस में बात चल रही 5.5% पे टर्मिनल रेट हो सकता है, इंडिया में भी पता नहीं है, कोई लोग कह रहे हैं 1 हाइक और हो सकती है, 2 हाइक हो सकती है। तो ये डिबेट फिर बहुत हॉट हो जाती है कि डेट पे पैसा लगाते हैं, सीधे एफडी कर देते हैं, क्यों उस पर लगाएं। तो ये वाली डिबेट में आपके साइड में रखते हैं, और ख़ासतौर पे इक्विटी के जो निवेशक हैं उनको आप कन्विंस करें। जी, तो देखा जाएगा तो इक्विटी गोइंग अहेड नेक्स्ट ईयर्स अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 15-16% रेट, और अगला 5-10 साल का भी आप एक्सपेक्टेशन रखे तो डबल डिजिट काइंड ऑफ फेयर वैल्यू इंक्रीज इज समथिंग हम लोग हमारे कैलकुलेशंस में ले रहे हैं। तो इक्विटी एज अ एसेट क्लास हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देने वाली एसेट क्लास एक इक्विटी मानी जाती है, और वैसा उसका परफॉर्मेंस भी रह चुका है। तो हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली विल हैव टू डू देयर रिस्क एनालिसिस, जैसे उनका रिस्क असेसमेंट है उस हिसाब से उनको रिस्क एलोकेशन और इक्विटी एलोकेशन देखना चाहिए। लेकिन सपोज टाइम आपके पास है 3 से 5 साल तक का आप टाइम होराइजन आप पकड़ रहे हो, तो हमें लगता है कि इक्विटी विल बी सुपीरियर एसेट क्लास गोइंग अहेड एज वेल। ये बात सही है आपकी कि इंटरेस्ट रेट्स आल्सो इंक्रीज हो चुके हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो शुड नॉट बी इग्नोर्ड। सो इन्वेस्टर्स विल हैव टू डू देयर रिस्क एनालिसिस एंड अकॉर्डिंगली उनको इक्विटी एलोकेशन देखना चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जैसे मल्टी कैप का बात आप कर रहे थे, तो उसमें वी आर टेकिंग कॉल कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैन बी इक्वली अट्रैक्टिव कंपनीज विच आर अट्रैक्टिव विच विल फाइंड देयर रिटर्न। ये तो हमने पीछे भी देखा ही है। तो हमें लगता है कि यदि हम अच्छी कंपनीज पे फोकस करें इवन इन द स्टॉक सिलेक्शन, आई थिंक दैट कैन वो एक बड़ा अच्छा लीवर हो सकता है अपने हाथ में टू जनरेट रिटर्न्स गोइंग अहेड। संजय जी, एक चीज़ बताइए, चूंकि जब बहुत ही कमज़ोर बाजार होता है या बॉटम पे आप लेने की कोशिश करते हैं, या बॉटम तो खैर कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन अगर आप लोअर लेवल पे लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा बनता है, और उसके लिए हमें फंड मैनेजर की मदद चाहिए होती है क्योंकि वो उसकी एक्सपर्टाइज होती है। तो इंडिविजुअल एक्सपोजर की बजाय म्यूचुअल फंड के रूट से लोग जाते हैं। लेकिन आपके पास तो रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप एक लिमिट से ज़्यादा उसमें लगा नहीं सकते पैसे, तो कैसे मैनेज करेंगे इसको? बहुत जल्दी चर्निंग करेंगे क्या? देखिए, आज का जो माहौल है, आज के माहौल में रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
पर्टिकुलरली आप रिस्क देखेंगे जो ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है, तो इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ जो 3% की थी वो लगभग अभी 1.7-1.8% पे आने की आशंका अभी लग रही है। तो इन हालातों में टिपिकली क्या होता है, जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स है, दे आर मोर प्रोन टू रिस्क, दे गेट मोर इम्पैक्टेड बाय रिस्क, क्योंकि उनका क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन बोलिए या फिर उनका डिपेंडेंस ऑन एक्सपोर्ट, करेंसी, दीज थिंग्स मैटर देम अ लॉट। तो इन ये हालातों में हम लार्ज कैप ओरिएंटेड है, हमें लगता है कि लार्ज कैप्स आर बेटर प्लेस कंसिडरिंग द रिस्क विच इज देयर इन द सिस्टम। जैसे कि आपने बोला अभी की इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज, जो फंडिंग को ड्राइव कर सकती है, तो ये सब चीजें स्मॉल कैप एंड मिड कैप के लिए बहुत मायने रखती है, उनके लिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो एज ऑफ नाउ हम लार्ज कैप ओरिएंटेड है देन मिड एंड स्मॉल कैप। However, we'll have to remember, as you rightly said, there are like बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिड एंड स्मॉल कैप में भी आ सकती है, जहाँ पे अच्छा लगे हमें वहाँ पे डेफिनेटली we'll have to allocate more money। हमें लगता है कि जैसे ही ये साल लास्ट CY22 आप देखेंगे, लार्ज कैप्स हैव आउटपरफॉर्म द मिड एंड स्मॉल कैप। तो जैसे ही रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगा इन स्मॉल एंड मिड कैप, वी विल शिफ्ट टू स्मॉल एंड मिड कैप। ओके संजय जी, आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स पे आपने काफ़ी वेटेज दिया है, करीब 17.5% आपने अलॉटमेंट उसमें किया है, और फिर थर्ड लार्जेस्ट है फार्मास्यूटिकल्स ग्रॉसली अंडर परफॉर्मर है। बैंक ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन अब बहुत सारे दिग्गज बैंकों के रिकॉर्ड तोड़ नतीजे आए हैं, उसके बावजूद स्टॉक की परफॉर्मेंस अब रुक गई है, क्योंकि शायद अगले क्वार्टर के बाद से जो निम का इतना चमत्कार था कि इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ज़्यादा थी, शायद अब वो ना हो, क्योंकि डिपॉजिट भी आपको उसी रफ्तार से ऊंची दरों पे हासिल करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे बड़े बैंक तो 8% पे रेस कर रहे हैं। तो क्या अब भी आप बैंक पे इतना ही बुलिश रहेंगे? जी, तो जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस जब बनाना है इंडिया को एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इंडिया का बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि फाइनेंसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इसमें। पर्टिकुलरली अपने जो बैंक्स है लास्ट दशक में बहुत सारे रिफॉर्म्स के थ्रू गुजर चुके हैं। लेट्स से बैलेंस शीट हैज बीन मेड स्ट्रॉन्गर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस शीट एंड इवन कोविड के जैसे हालातों को अच्छे तरीके से ऑलरेडी उसके थ्रू गए हैं। तो हमें लगता है कि गोइंग अहेड बैंक्स विल बी एट अ बेटर पोजीशन। जब ये साइक्लिकल रिकवरी की जो बात होती है, तो उसमें टिपिकली फाइनेंसिंग इंक्रीजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेट इट बी कंज्यूमर फाइनेंसिंग, लेट इट बी कैपिटल ओरिएंटेड फाइनेंसिंग, जो नए नए प्लान्स आएंगे उनको कैपिटल की जरूरत होती है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है उनके उसमें फाइनेंसिंग की जरूरत होती है। तो बैंक्स विच हैव ऑलरेडी मेड देयर बैलेंस शीट स्ट्रॉन्गर आर इन बेटर पोजिशन टू गेट द ग्रोथ गोइंग अहेड। एंड जो मैं जब जैसे बात कर रहा था, आप पेनिट्रेशन ग्लोबली वर्सेस इंडिया का कंपेयर करेंगे, तो हर केस में आपको दिखेगा कि लेट इट बी क्रेडिट कार्ड, होम लोन पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ले लीजिए, या फिर कोई भी बिजनेस का भी पेनिट्रेशन ले लीजिए, हमारे देश में वो पेनिट्रेशन वी आर जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ दिस साइकिल। तो हमें लगता है कि अगला दशक इंडिया का, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंडिया का दशक है, तो उसको फाइनेंसिंग एक मजबूत तरीके से पकड़ पाएगा। और ये फार्मा तो मतलब उसने कोविड के दौरान बहुत आउट परफॉर्म कर लिया है, अब तो एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। जी, तो फार्मा सेक्टर एज जैसे आपने सही तरीके से बताया कि ऑलरेडी कोविड में आउट परफॉर्म कर चुका था, एंड लॉट ऑफ प्राइस करेक्शन हैज आल्सो हैपेंड इन फार्मा इन लास्ट 6 to 12 months। तो पर्टिकुलरली फार्मा में आप देखेंगे हॉस्पिटल जैसे जो सेक्टर्स है, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अभी ऑर्गेनाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे प्रॉफिट पूल इज मोर बिकमिंग एक्सेसिबल टू इन्वेस्टर्स, जो निवेशकों के लिए पहले अवेलेबल ही नहीं था, अभी वो प्रॉफिट पूल भी अपने निवेशकों के लिए अवेलेबल है। तो वैसे सेक्टर्स में हम बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके कुछ सेक्टर्स की चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे सेक्टर्स की जहाँ पे या तो लोग दूरी बनाए हुए हैं या जिस पे कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं, उस पर बातचीत होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं यूनियन एएमसी के को हेड संजय बम्बालकर से, और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यूनियन का मल्टी कैप फंड है उसमें किसी को क्यों निवेश करना चाहिए। एक सेक्टर और इंश्योरेंस में आपने लाइफ में
काफ़ी एक्सपोजर लिया है और जनरल में भी एक थोड़ा है। मेरा सवाल ये है कि क्या जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है वो बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि जो पाई है वो पता है लोगों को, तो उसको एक्सट्रापोलेट करके समझा जा सकता है किस तरह की ग्रोथ लाइफ इंश्योरेंस में खास तौर पे हो सकती है। तो आपका एक्सपोजर लाइफ में इतना ज़्यादा क्यों है, और ख़ास तौर पे जो बड़ी बड़ी सबसे बड़ी लाइफ की कंपनीज हैं इंश्योरेंस की उसमें भी? नीरज जी, हम एक प्रोसेस के थ्रू स्टॉक सिलेक्शन और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। तो ये प्रोसेस में अच्छी कंपनीज जिनका आरओई आरओसी बेटर देन देयर पीयर्स है, जिनकी ग्रोथ अच्छी है, उनको चुना जाता है एंड क्वांटामेंटल अप्रोच के थ्रू पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज आर वेरी गुड इन द आरओई आरओसी प्रोफाइल एज वेल एज दे आर ग्रोइंग फास्ट। हमें लगता है कि उनका जो एड्रेसेबल मार्केट है अभी लो पेनिट्रेशन के वजह से बहुत बड़ा है, आगे जाके बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में भी आप ग्लोबल कंपैरिजन करेंगे तो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ग्लोबल कंपैरिजन में 1/4 1/5 से भी नीचे आपको दिखाई देगा, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज विच यू आर लुकिंग एट। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा रनवे इंश्योरेंस कंपनीज को मिल रहा है इंडिया में। एज दिस कोविड में बहुत सारे लोगों ने ये भी देखा है कि इंश्योरेंस की जरूरत है, तो हमें लगता है कि इंश्योरेंस एक अल्टरनेटिव फॉर इंडिविजुअल्स आ रहा है, आगे जाके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंश्योरेंस की ग्रोथ अच्छी रहेगी और इनका आरओई आरओसी प्रोफाइल भी अच्छा है। एंड एट अ वैल्यूएशन वी ऑलवेज लुक ऑल दीज गुड कंपनीज विद गुड मैनेजमेंट एट अ वैल्यूएशन, तो उनका वैल्यूएशन भी करेक्ट हो चुका है, तो इसीलिए हमें इंश्योरेंस कंपनीज अच्छे लगते हैं। संजय जी, दो सेक्टर की बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। एक तो आईटी में, अब लोग थोड़ा कॉन्ट्राबेट ले रहे हैं कि उनको लगता है कि अब आईटी में हो गया बॉटम, काफ़ी यहाँ से आगे जाते हुए अच्छी तेज़ी उसमें आएगी। आपका एक्सपोजर है, ठीक ठाक एक्सपोजर है इसमें, आपका सेकंड बिगेस्ट है, 6% से ज़्यादा है। और एक है डिफेंस वाला, इसमें भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं, आत्मनिर्भर और एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एलोकेशंस भी इसमें और बढ़ा रही है। तो क्या पहले तो आप ये कि आईटी में आप इस बात से सहमत है कि अब वहाँ बॉटम बन चुका है और तेज़ी बढ़ेगी, और अगर आप सहमत हैं तो क्या उसमें एक्सपोजर बढ़ाएंगे आप? जी, तो आईटी कंपनियां जो अपनी है उन्होंने एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए दिया है इन लास्ट 20 ईयर्स। लास्ट 2-2.5 साल में हम लोग ने देखा कि एक्चुअली आईटी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा था। आफ्टर पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड पीरियड आईटी ग्रोथ हैज एक्सेलरेटेड। लेकिन ये जो माहौल अभी ग्रोथ स्लोडाउन का जो चल रहा है, ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन, जिसमें ये ऐसा माहौल बन गया कि शायद आईटी की ग्रोथ भी कम होगी, क्योंकि जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा तो आईटी की ग्रोथ शायद कम हो सकती है, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है ऑन द आईटी स्पेंडिंग, क्योंकि आईटी स्पेंडिंग अब बैंक्स के या फिर उनके उद्योगों के 8-9% ऑफ द टॉप लाइन बन चुका है। तो वहां पे एक सवाल पैदा हो रहा था बीच में कि आईटी स्पेंडिंग अभी स्लो डाउन होगी एंड उसका मेजर इम्पैक्ट आईटी कंपनीज पे हो जाएगा। लेकिन लास्ट 2-3 क्वार्टर्स का नंबर्स आप देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली दीज कंपनीज आर गेनिंग मार्केट शेयर ग्लोबली। वी आर एफिशिएंट इन आईटी। सी ग्लोबली चीप लेबर, चीप कैपिटल, चीप ऑयल, ये दौर अभी खत्म होते दिखाई दे रहा है एंड इंडिया में अभी भी एक्सेस टू चीप लेबर इज क्वाइट अवेलेबल। We think that and more skilled labor is also available, and that's why Indian IT companies are at a very good position. तो लास्ट 2-3 क्वार्टर में आप देखेंगे कि आईटी कंपनीज के पर्टिकुलरली जो ऑर्डर बुक्स आए हैं, जो रेजिलियंस उन्होंने दिखाया है, उनको ध्यान में रखते हुए आईटी कंपनीज का भविष्य और भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से हमें ये लगता है कि आईटी कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और उस हिसाब से पर्टिकुलरली ऑन सिलेक्ट आईटी कंपनी बेसिस पे हम लोग ने एलोकेशन बढ़ाया भी है। ऑन द डिफेंस सेक्टर एज आपको तो पता ही है, यहाँ पे बहुत सारी लाइक डिपेंडेंसी हम लोग दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते। इनफैक्ट इंडिया इज बिकमिंग अ डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन राइट नाउ। तो बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास ऑर्डर बुक है, उनका आरओई आरओसी प्रोफाइल भी अच्छा है, तो वो डिफेंस कंपनीज में हम बहुत पॉजिटिव है। एक चीज़ और सर, रिटेल में भी आपने बहुत सारी कंपनी अपने उसमें रखी हैं, और प्रीमियम भी है और मास प्रोडक्ट वाली भी हैं। अब ये एक बड़ा विचित्र सा समय चल रहा है इस समय कि प्रीमियम में तो बड़ी सेल हो रही है और जो मास प्रोडक्ट वाली कंपनीज हैं उनमें बहुत दिक्कत है। तो कुछ विचार बनेगा इसमें कि आप चेंज कर लें?
कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जी 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 बिल्कुल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, यस। सो भाई एकदम सही फरमाया आपने। लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में आपने देखा रहेगा कि रूरल स्लोडाउन का थोड़ा माहौल बना हुआ है, जो हमें लगती है एक रिस्क है इंडिया के लिए एज ऑफ नाउ। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा है, तो मुद्रास्फीति की दर जो ज्यादा है उसका इम्पैक्ट पर्टिकुलरली दैट लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड कंज्यूमर्स पे ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि जब तक ये माहौल थोड़ा सुधर नहीं जाए तब तक प्रीमियम कंज्यूमर जिनको थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होने से कुछ ज्यादा उनको फर्क नहीं गिरता है, वैसे वाले जो सेक्टर्स है वो बेटर ऑफ है। ये हमारा मानना है। बिल्कुल संजय जी, बहुत मज़ा आया, बड़ी दिलचस्प बातें की और आपने बहुत क्लैरिटी के साथ बातें की। और इस शो का प्रॉमिस भी है कि हम फंड मैनेजर की माइंड रीडिंग करने की कोशिश करते हैं उन दर्शकों के लिए, उन निवेशकों के लिए जो इस शो को देख रहे हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, कि हमारा फंड मैनेजर कैसे हमारे फंड को चलाएगा, कितनी क्लैरिटी है उसके दिमाग में मार्केट को लेकर के। तो बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू था, मज़ेदार बातें आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो लोग इसको देख रहे हैं शो को, वो मल्टी कैप फंड यूनियन का है, उस पर विचार कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हमने पूछे, सारे सेक्टर्स पे बातचीत की, तो आप इस पे निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आप और भी राय ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।